Hello guys, today's video is about the detailed solution and discussion of the May 23 paper. Okay, तो solutions मैंने पूरे डिटेल में स्टेप वाइज बना दिया है एंड यू कैन डाउनलोड एंड सी एंड चेक व्हाट मिस्टेक्स हैव यू डन. ओके, स्टिल इस वीडियो में भी ये बात मैं मेंटेन करूँगी आफ्टर माय रिव्यू ऑफ May 23 पेपर दैट पेपर वाज डूएबल एक्चुअली. तो एक बात ना हमेशा बोलती हूँ मैं कि जितने भी तुम्हारे पेपर्स आते हैं, जो भी पेपर इंस्टीट्यूट का होता है, तुम्हारा पेपर ना यूजुअली काइंड ऑफ तुम्हारे उनके कंटेंट से बाहर नहीं आता. फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेपर में भी अगर तुम देखोगे तो नवंबर 20 के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं. ऑफ कोर्स आई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि एक दो क्वेश्चन से मिस्टेक्स हैं, बट अगर तुमने अच्छी से अगर पढ़ाई करी होगी ना, अगर अच्छी से प्रैक्टिस लिख के किया होगा, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स और अपना सोल्यूशन तुम आगे बढ़ा सकते हो. कोई प्रॉब्लम होगी नहीं तुमको उसके अंदर में. इट वॉज नॉट अ टफ पेपर गाइज. ऑफ कोर्स आई अग्री विद द फैक्ट दैट कि पेपर थोड़ा लेंदी था, लेकिन बात ये भी होती है ना कि पेपर पूरा हमें करना ही नहीं है. लेंदी तो वो जानबूझ के देते हैं ना, ताकि तुमको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज़ हाउ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर, चाहे कोई भी तुम एग्जाम्स ले लो फॉर दैट मैटर. तो अपने अगर 80% पेपर भी कर पाते हैं सपोज, तो और मैथमेटिकल बेस का पेपर है, तो भी तुमको 60-65 आराम से आ जाता है. तो अगर पेपर मीडियम होता है, मीडियम स्केल का होता है, तो पेपर हम पूरा कर पाते हैं एंड वी आर एबल टू स्कोर लाइक काइंड ऑफ मे बी लाइक अबव 90. ओके, लेकिन ये पेपर के अंदर में वैसे ये तुमको बता दूं मैं कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस तुम्हारे पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनके कंटेंट से ही आया है टोटल क्वेश्चंस, एक्सेप्ट फॉर वन क्वेश्चन विच इज़ ऑफ लाइक शार्प एंड वो जो ट्रेनर मेजर वाला जो क्वेश्चन है एक तुम्हारा काइंड ऑफ जेनसेंस अल्फ़ा के ऊपर में मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है तुमको. वो क्वेश्चन पहले कभी नहीं आया है. बाकी सारे क्वेश्चंस उन्होंने एग्जाम में पूछे हुए हैं, ओल्ड कोर्स में, न्यू कोर्स में. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ एक बात कि एसएफएम में देयर इज़ अ स्पेशल थिंग एंड दैट स्पेशल थिंग इज़ दैट कि इफ़ यू कैन नॉट लाइक क्रैक brand new question very easily in the examination hall. It is difficult. It is real difficult because it is not about कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. It is also about कि that will consume a lot of time and as a result of that what will happen that तुम्हारे बाकी questions छूट जाएंगे. इसलिए what you can do, two things you will have to do in order to get good marks in SFM. Okay, कि तुमको एक तो variety of questions has to be huge actually, because with every variety you do तुमको तुम्हारी जो कंट्रोल है हर एक वेरिएबल को ट्रीट करने का, डील करने का, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती चली जाती है तुम्हारी बहुत ज़्यादा. दूसरा, यू कैन नॉट इग्नोर द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. You just cannot. If you do not have a good level of conceptual understanding, अगर 2-3 साल से पेपर वो लोग इजी पूछ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी प्रिपरेशन का लेवल को नीचे कर देंगे, नहीं. क्योंकि किस दिन वो पेपर डिफ़िकल्ट देंगे, किस दिन पेपर वुड बी लाइक रियली लाइक चैलेंज फॉर यू, ये तो हमें तो पता नहीं होगा ना. नीदर आई विल नो नॉर यू विल नो. सो टुडे आई विल टेल यू कि व्हाट वर्ड, फॉर एग्जांपल क्लास में जो मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चों को ये बात मैं बताती हूँ कि देखो ये वर्ड पे ध्यान दो, इस तरह से क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए. द फर्स्ट टाइम यू रीड द क्वेश्चन यू शुड स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन. मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, हमारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं, दे राइट द क्वेश्चन. सो फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, तुम्हारी पेन चलती रहनी चाहिए. इवन इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस इन द एग्जामिनेशन हॉल, व्हाट विल हैपन दैट कि द मोमेंट यू समराइज द डेटा इन राइटिंग यू विल बी एबल टू नो, और तुम्हारा सोल्यूशन तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस होने लग जाएगा. करके देखना, मेरी बात मानो तुम, तुम्हारे आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस उसी से सॉल्व हो जाएंगे. इवन इफ़ यू हैव नॉट डन सच क्वेश्चंस, बिकॉज कॉमन सेंस तो है ना अल्टीमेटली, भले नहीं भी किया हो तो कॉमन सेंस के बेसिस पे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. नॉट ऑल डेफिनेटली, बट देन अगेन, इसलिए क्लास के अंदर में ही मैं कम से कम 1000 क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स एंड वैरायटीज़ कराती हूँ. बच्चे बोलते भी अर्चना मैम बहुत पढ़ाती है. तो इसी तरह के, मुझे तो नहीं पता किसके नसीब में कौन सा टर्म आने वाला है, किस तरह का पेपर आने वाला है, ईजी आएगा डिफ़िकल्ट आएगा, बट इट इज़ आवर ड्यूटी कि अपने प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए. उसकी दो वजह है. नंबर 1, अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया तो अपने को पास होने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए या एग्जाम्शन होने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए. दूसरा, इट इज़ अ
इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन करिकुलम गाइज. अगर तुम हायर लेवल क्वेश्चंस नहीं करोगे एंड इफ़ यू डू नॉट प्रिपेयर योर सेल्फ वेल इन द सब्जेक्ट, इवेंचुअली यू आर गोइंग इन टू द प्रोफेशनल वर्ल्ड. उसके बाद तो तुम कैसे बीट आउट कर पाओगे बाकी लोगों को. तो ये दोनों रीजन से, सो आई वुड नॉट से दैट अगेन आई एम मेंटेनिंग द फैक्ट दैट पेपर वॉज डूएबल. मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं पास करने के लायक पेपर नहीं था, क्योंकि उसमें से 80% क्वेश्चंस उनके पहले से पूछे हुए थे, उनके कंटेंट में से थे. मैं बच्चों को बोलती हूँ 8-10 साल का तुमको कंटेंट प्रैक्टिस, और ये नहीं कि तुम एक महीने में नहीं कर सकते वो. जिस दिन तुम्हारा एसएफएम की लर्निंग, तुम्हारी कोचिंग शुरू होती है, ओके, एक बार वो ख़त्म हो गया तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि भाई मेरा क्लास में कितना कवरेज हुआ है, कौन से क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, कौन से क्वेश्चंस मुझे क्लास में नहीं कराए गए. अगर मैक्सिमम वैरायटी किसी टीचर ने करा दी, सपोज करो कि ऑलमोस्ट सारा करा दिया, थोड़े क्वेश्चंस अगर बाकी रह गए, तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, बिकॉज तुमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. बट अगर थोड़े से क्वेश्चंस करके और तुम बोलोगे क्योंकि पेपर आजकल ईजी आता है तो ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए एसएफएम में, ये तो गलत सोच है हमारी इस तरह से. बिकॉज व्हाट आई रिमेंबर, आई लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो पेपर है तुम्हारा एसएफएम का, दिस यूज्ड टू बी ऑलवेज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट पेपर्स 10 years बैक एक्चुअली. इसको मैं तब से पढ़ा रही हूँ जब इसको माफा बोलते थे, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी बोला कि यू आर, जो रिव्यू मैंने दिया तो बच्चों ने बोला कि आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है. अरे मैं 15 साल से पढ़ा रही हूँ, 40,000 बच्चों को फेस टू फेस में पढ़ाया है, पहली बार रिव्यू नहीं दिया है मैंने. ऑफ कोर्स मैंने रिव्यू बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया. आई एम नॉट अ नाइव और काइंड ऑफ अनएजुकेटेड और अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन. आई हैव बीन देयर इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड सिंस लास्ट like 20 years, 22 years by now. I am already 45. तो मैं रिव्यू दूंगी तो ऐसा, और पहली बार रिव्यू दे रही हूँ. आई मीन पहली बार तो रिव्यू नहीं दे रही, इतने सारे अटैम्प्ट्स मेरे सामने, अगर 15 साल से मैं पढ़ा रही हूँ तो आई हैव सीन 30-35 अटैम्प्ट्स इन फ्रंट ऑफ मी. ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स सब मिला के अगर देखोगे उतने पेपर्स मैंने एक्सपीरियंस किया है. मैं कोई 2-4 साल से नहीं पढ़ा रही हूँ. और एज आई सेड 40,000 बच्चे तो मैंने क्लास में फेस टू फेस पढ़ाया है. तो ऑब्वियसली मैं आई विल नॉट डू कि मैं रिव्यू अपने हिसाब से दे रही हूँ. मुझे भी पता है वो कि मैं क्या बोल रही हूँ. ओके, पेपर वॉज स्टिल, आई विल मेंटेन, पेपर वॉज डूएबल. लेकिन हाँ, पेपर थोड़ा लेंदी था, वो ज़रूर बात थी, बट लेंदी वो जानबूझ के दिए थे. पेपर में 2 जगह पे kind of mistakes थी, that also is there. But then again, the questions were not like brand new questions. All the questions were from the उनके पास्ट कंटेंट में. क्लास में सारे कवर करा, मतलब क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करे हुए. अगर उतने भी क्वेश्चंस तुम कर लेते. और एक बात और, ये जो रिव्यू मैंने दिया, मैंने अपने बच्चों के हिसाब से दिया जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ. उनको पता है मैम क्या पढ़ाती है, किस लेवल पे जाके हम क्लास में करते हैं पढ़ाई. ओके, मैं कोई 100-150 घंटे नहीं पढ़ाती हूँ. ओके, एंड द रीज़न इज़ दैट कि अगर पेपर टफ आ गया तो बहुत तुम कर लेना, पेपर बहुत अच्छा कर पाओगे बाकियों के मुकाबले. और अगर पेपर इजी आ गया तो ये सोच लेना कि मेरी लर्निंग बहुत अच्छी हो गई. एनी विच विल नॉट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम अराउंड दैट. आई हैव ऑलरेडी टेकन योर 5-7 minutes. सो फर्स्ट क्वेश्चन आई स्टार्ट विथ. इफ आई रीड दिस क्वेश्चन इज ऑफ बायबैक. बायबैक के बहुत सारे क्वेश्चंस वी हैव डन इन द क्लास ऑलरेडी. तो मैंने एक बात तुमको याद होगा, मैंने बोला था कि बायबैक के क्वेश्चंस हो चाहे बोनस के क्वेश्चंस हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस द पीई रेशियो would be constant pre buyback and post buyback. बिकॉज ये एक क्वेश्चन है, SUM सम है, तो सम के अंदर में कुछ डेटा दे नीड टू कीप कांस्टेंट, एंड वो तुमको सबसे पहले पकड़ना चाहिए दैट पी रेशियो इज कांस्टेंट. ओके, एंड इफ़ यू हैव डन द मर्जर्स चैप्टर वेरी वेरी प्रॉपरली, देन तुमको जब कोई क्वेश्चन पढ़ोगे और डेटा अगर लिखना शुरू कर दोगे ना, देन व्हाट विल हैपन दैट ऑटोमेटिकली तुमको अपने आप सोल्यूशन दिखने लग जाएगा. मैं बताती हूँ कैसे. Suppose a high growth limited was having an excellent growth over a number of years. The board of directors is considering a proposal to reward its shareholder by buying back 20% shares at a premium. दिमाग में आना चाहिए 20% shares buy करना है तुम्हें. लेकिन what are the existing number of shares? The first question in your mind should come. The premium is to be paid by raising a loan from the bank. Okay, the interest
on loan is to be serviced by internal accruals as supported by the financials of SGL. The company has a market cap. पहला डेटा देखा और देखो यहाँ पे राइट डाउन किया, बिना समझे, बिना ये तुमको लिखना शुरू हो जाना चाहिए. उसके बाद क्वेश्चन में दिया EPS they have already given and the PE ratio 25 is given. So if you are like good at mergers and acquisition, even if you are not good, ये चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है mergers के चैप्टर में, that the moment you see EPS and PE ratio, सबसे पहली चीज़ तुमको कैलकुलेट करनी चाहिए प्राइस. ओके, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया. ओके, एंड आई सी दैट मार्केट कैप इज गिवन, मार्केट प्राइस आ गया. अगर तुम दोनों को यूज़ करोगे डेटा को तो यू विल गेट द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 1 CR, और 1 CR में से 20% शेयर्स बायबैक करने, दैट मीन्स 20 लाख शेयर्स. ओके, उसके बाद उन्होंने आगे डेटा दे रखा है, द बोर्ड एक्सपेक्ट सपोज बायबैक मार्केट प्राइस ऑफ 10,000. तो उन्होंने एक डेटा बोला कि पी रेशियो कांस्टेंट रहेगा, और तुमको पोस्ट बायबैक की प्राइस दी है उन्होंने 10,000 दिया है ना. कहाँ गया वो, देखो 10,000, और ये पी रेशियो कांस्टेंट रहेगा, तो तुम्हारा नया वाला EPS आ गया ये वाला. ओके, ये नया EPS आ गया. ओके, और नए EPS को पोस्ट बायबैक एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 80 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको पैट आ जाएगा. तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने 1 CR से पहले वाला EPS प्री बायबैक EPS को मल्टीप्लाई करके मैंने PBT निकाला. वाई PBT निकाला? बिकॉज आई नीड टू एडजस्ट द क्वेश्चन देखा तो उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने बोला बताओ लोन कितना है. ओके, तो लोन के लिए व्हाट आई कैन डू, और भी पूछा उन्होंने, इंटरेस्ट अमाउंट पूछा है. तो पहला क्वेश्चन वो है. तो PBT अगर मैं करती हूँ तो मुझे 857.14 करोड़ आया, और नया PBT निकाला यूजिंग दैट न्यू डेटा तो 457. इवेंचुअली व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट डिफरेंस ऑफ 400 CR? द ओनली रीजन इज द इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट. ओके, बिकॉज इट हैज़ टू बी एडजस्टेड बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स. देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने. सो इंटरेस्ट इज 400 करोड़, और रेट उन्होंने इंटरेस्ट की तुमको दे रखी है. अगर तुम उसको डिवाइड करोगे तो तुमको मिल जाएगा द लोन अमाउंट. एंड आई एम अज्यूमिंग, और you have to assume that the whole of the loan amount was used in order to pay the premium component. तो जितने शेयर्स बायबैक करने थे 20 लाख शेयर्स, तो तुम वो जो लोन का अमाउंट है ये वाला, अगर उसको तुम नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक 0.20 CR, दैट मीन्स 20 लाख शेयर्स को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा. एंड वी आर डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. दिस क्वेश्चन it has been asked so many times in the paper, मतलब अनगिनत बोलते हैं, I mean uncountable times. I don't know whether this question I feel that is a big favorite of क्वेश्चन नंबर 1B की बात कर रही हूँ. इतनी बार पूछा है ये क्वेश्चन और सेम रहता है क्वेश्चन. ओके, इसमें बच्चों को कुछ जगह पे दिक्कत हुई, तो तुमको एक बात बता दूँ मैं. यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी ड्रॉ कर रखा है. दिस क्वेश्चन इज ऑफ रिसीवेबल ऑफ $240,000. मैंने क्लास में तुमको पहले ही बोला था कि सबसे पहले जाके लॉट की साइज़ देखो, कॉन्ट्रैक्ट साइज़. तो लॉट की साइज़, तुम्हारा जो एक्सपोजर है, तुम्हारा जो रिसीवेबल है, दैट इज़ $240,000, और तुम्हारी जो लॉट की साइज़, आई एम अज्यूमिंग दैट कि तुमको फ्यूचर्स में तुमको नंबर ऑफ लॉट्स निकालना पड़ेगा. तो तुम मुझे एक बात बताओ, हाउ विल यू डिवाइड $240,000 विथ ₹640,000? Not possible. That means this question is of indirect quotation. Obviously, this we have been discussing quite a few times, और कम से कम नहीं तो भी हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस ऑफ सिमिलर वैरायटी क्लास में कराई है. बच्चों को लिटरली इनडायरेक्ट कोटेशंस के जो सम होते हैं वो याद हो जाते हैं. मैकेनिकली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो 3 मंथ्स की मेचोरिटी है, तो फॉरवर्ड कवर ऑब्वियसली 3 मंथ वाला लोगे तुम यू आर स्टैंडिंग ऑन 1 मई, और तुम्हारी मेचोरिटी है 1 अगस्त. तो 1 अगस्त इज एज गुड एज 31 जुलाई. ओके, 3 मंथ्स, मई जून जुलाई एंड, राइट. 31 जुलाई एंड 1 अगस्त आर सेम. तो बेसिकली 240, ये तुमने फॉरवर्ड कवर से निकाला, मुझे समझाने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है. इट इज़ वेरी ईजी. नाउ करेंसी फ्यूचर्स. सो यू हैव 2 करेंसी फ्यूचर्स. तो आई हैव लाइक यहाँ पे मैंने एक डायग्राम, मतलब बेसिकली टाइमलाइन ड्रॉ कर रखा है. तो उन्होंने दिया है मई और जुलाई. तो ये जो कोटेशन तुमको दे रखी है 0.0126, इस पे बहुत डाउट आते क्लास के अंदर पढ़ाते समय. दिस इज़ कन्फ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स वाइल दे आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड 0.0125. तो तुमको पता है ये कोटेशन का मीनिंग क्या होता है? इस कोटेशन का मीनिंग होता है कि वो वाला फ्यूचर, ओके, वो वाला फ्यूचर जो मई एंड में एक्सपायर करेगा उसकी कोटेशन यहाँ पे. और जुलाई कोटेशन का मतलब क्या हुआ? वो वाला फ्यूचर्स जो जुलाई एंड में जा कर के मैच्योर करेगा उसकी कोटेशन यहाँ पे. तो ऑब्वियसली आई विल एंटर इनटू जुलाई फ्यूचर्स बिकॉज माय मैच्योरिटी इज
3 months। और एक बात और बोली थी कि एक्चुअली ओरिजिनल जो सम है उसमें तो फॉर एग्जांपल अपनी मैच्योरिटी अगर 3 months है तो ओरिजिनल सम में उन्होंने 4 months की मैच्योरिटी दे रखी है, इस एग्जाम में नहीं, पिछले जो सम्स हैं उसमें। तो मैंने बोला था यू विल नॉट एंटर इनटू फ्यूचर्स whose maturity is less than your maturity. You will enter into futures which is either same as your maturity or more than your maturity. For example, जुलाई नहीं अगस्त होता, मतलब अगस्त एंड वाला होता, बट मेरी मेच्योरिटी तो 1 अगस्त है, मैं उसमें एंटर कर जाती और 3 महीने में एग्जिट कर जाती। बट इसमें तो उन्होंने मैचिंग दिया हुआ है तुमको, जुलाई एंड मीन्स 1 अगस्त। तो यू विल, what will you do? You have a receivable. Ideally, you should sell dollar futures because you are afraid of dollar going down, right? But since dollar futures are not available, rather you have rupee futures available. The way you are afraid of dollar going down, you are also scared of rupee going down, rupee going up. एक ही बात होती है basically. तो you will buy these futures. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, I think theory नहीं लिखी है मैंने यहाँ पे। तो you will buy rupee futures. But in order to buy rupee futures, you'll have to convert your exposure, okay, this exposure into rupees। और किस रेट को यूज करोगे? हमेशा the futures that you are going to use उसकी जो वैल्यू t इक्वल टू 0 पे 0.0125 हमेशा उसी से तुम कन्वर्ट करोगे। मैं इतने लॉजिक्स अभी यहाँ पे नहीं बता सकती बिकॉज आई हैव टू फिनिश दिस फास्ट। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उनको ये रीज़न भी पता है ऑलरेडी। तो ये पहले कन्वर्ट करा मैंने और कन्वर्ट करके फिर मैंने 6,40,000 डिवाइड किया। नाउ दे आर मैचिंग एक्चुअली इफ़ यू सी। पहले मैं नहीं कर सकती थी डिवाइड इसको, तो 30 लॉट्स हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। Okay, so you bought 30 lots of rupee futures, but if you see the question, the closing price of the futures is same. So no profit, no loss on futures. देखो यहाँ पे लिखा है the closing price of futures is this, which is same as the opening price. Profit on futures nil और loss on futures there is no cash flow on futures is nil. But futures में मैं अज्यूम क्या करूँ मैं सारे क्वेश्चंस को यही अज्यूम करना होता है कि फ्यूचर्स में डिलीवरी नहीं होती है, कैश स्क्वेयरिंग ऑफ होती है। तो फ्यूचर्स पे कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, वो जो रिसीट्स आया वो तुमको उस दिन के स्पॉट रेट पे सेल करना पड़ेगा, विच इज़ लाइक जो तुम्हारा अमाउंट है $2,40,000 का, वो मेचोरिटी वाले दिन, दैट मीन्स 31 जुलाई और 1 अगस्त को तुमको मार्केट में सेल करना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने स्पॉट की देखो रेट दे रखी है। आई चेंज द कलर ऑफ द पेन नाउ हियर एंड दिस इज दिस रेट एक्चुअली। ओके, ये जो रेट है तुम इसको उस दिन कन्वर्ट करोगे। ओके, अगर तुमने फ्यूचर्स में बेनिफिट किया होता तो वो इस पार्ट में ऐड हो जाता, तुम्हारी रिसीट्स ऐड हो जाती। ओके, बट सिंस फ्यूचर्स में कुछ भी नहीं हुआ, बट जो तुमने फ्यूचर्स बाय किए तो तुमको मार्जिन पे करना पड़ेगा। तो मार्जिन में उन्होंने अगस्त दे रखा, अपने पास कोई चॉइस नहीं, मैंने अगस्त वाला ही लिया है। और क्योंकि ये इनफ्लो का समय और मार्जिन तुम्हारा आउटफ्लो है तो माइनस करके आंसर निकालोगे। और जो नो हेज का आंसर है दिस विल बी सेम एज दिस वन ओनली नेचुरली। ओके, सो ये अभी तो क्या हो गया ना कि तुम्हारा फ्यूचर्स बिकम्स फ्यूचर्स वुड बी एलिमिनेटेड एक्चुअली। वाई? बिकॉज फ्यूचर्स में जो आंसर आया है वो नो कवर माइनस, मतलब बिकॉज ऑफ द कॉस्ट यू डिड नॉट गेट एनी बेनिफिट ऑन फ्यूचर्स। तो नाउ द कंपैरिजन इज ओनली बिटवीन फॉरवर्ड कवर एंड नो हेज। सो द आंसर इज फॉरवर्ड कवर बिकॉज इनफ्लोज आर हायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2A. Mr. Bull this is a question of VAR which was asked in the again November 20 paper. तो नवंबर 20 तो अब भी आके गया ना, और नवंबर 20 का पेपर एंड Jan 21 का पेपर आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन द लास्ट 5 years। तो वो पेपर्स तो अपने को करना ही होता है ना गाइस। मैंने क्लास में भी नवंबर 20 के पहले या अभी भी मैं बोलती हूँ कि May 10 का पेपर ट्राई करो। May 10 के यूजुअली क्या होता है 80% पेपर तुम्हारा करने जैसा होता है, 20% पेपर हमेशा ही ऐसा आएगा जो तुम करना चैलेंजिंग होगा या फिर तुम नहीं कर पाओगे। इट इज़ लाइक बाउंड टू हैपन लाइक दैट इन अ नॉर्मल सिनेरियो। ओके, May 10 का पेपर जो आया था, May 10 के पेपर में 80% क्वेश्चंस करने जैसे ही नहीं थे। आई कैन नॉट टेल यू हाउ डिफिकल्ट, एंड आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग इन द क्लास कि कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए तुमको SFM में और तुम्हें लगे कि बस मेरा तो बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया, गो एंड ट्राई May 10 का पेपर, तुमको पता चल जाएगा। अभी अब जब बैचेज जब चल रही हैं तो आई टेल कि जाके ट्राई करो, May 10 का पेपर ट्राई करो, नवंबर 20 का पेपर ट्राई करो, Jan 21 का पेपर ट्राई करो, बिकॉज यू हैव टू कीप चैलेंजिंग योर सेल्फ, यू विल हैव टू डू दैट। ओके, और प्रिपरेशन, और ये एक ऐसा पेपर है ग्रुप 1 के अंदर में जहाँ पे तुमको 100% स्कोरिंग हो सकती है। FR में स्कोर करना, ऑडिट में स्कोर करना, लॉ में स्कोर करना मुश्किल होता है, ऑडिट में ऑल द मोर बहुत मुश्किल होता है। SFM में अगर तुम्हारे आंसर्स राइट हैं
99.5% मैं बोल सकती हूँ, 100 तो नहीं बोल सकती बिकॉज इट इज़ ICAI. ओके, you people do score above 99, above 95 also. People do have scored 100 out of 100 also. Okay, तो उस डिस्कशन में मैं नहीं जा रही, फिलहाल क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं. बट दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम एज नवंबर 20 क्वेश्चन. सिर्फ इतना सा डिफरेंस था कि वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने डायरेक्टली दे रखा था और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. और एक एक्स्ट्रा डेटा दे रखा था विच वॉज वेरी मच कॉमन सेंस एक्चुअली. आई रीड दैट क्वेश्चन फॉर यू. मिस्टर बुल इज अ रैशनल रिस्क टेकर. He takes his position in a single stock for 4 days in a week. Okay, he does not take any position on Friday to avoid weekend effect and takes position only for 4 days in a week, Monday to Thursday. He transfers amount on Monday morning and withdraws the balance on Friday morning. He desires to make a maximum investment where value at risk should not exceed the balance line because he does not want to take a risk more than that. मतलब मेरा जो लॉस है ना, वो मेरे अमाउंट जो बैंक में काम पैसा पड़ा हुआ है उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए. Okay, the position by his manager as per standing instructions is taken on free balance lying in the bank account in the morning on each Monday. तो ये उन्होंने दे रखा है 11 करोड़ गाइस. ओके, तो इसमें दे रखा है कि FD की मनी. तो उन्होंने क्या बोला है कि जो पैसे मंडे मॉर्निंग में उसके पास होते हैं उस पर ही वो पोजीशन क्रिएट करता है. तो FD का पैसा उसका आया, ओके, 63,42,560 which he was intimated kind of in the evening, Monday evening. So we will assume that he will like not consider this money into his account while calculating the VAR actually. Okay, या what is the maximum position. और एक तरह से ये पैसे अगर पड़े हुए तो बहुत अच्छा है बिकॉज वार का मतलब क्या होता है. वार का मतलब सपोज मैं बोलती हूँ कि दैट 1 day वार, ओके, 1 day 1% वार, ओके, 99% वार अगर सपोज करो कि 5,000 रुपीज़ है. इसका क्या मीनिंग हुआ, हाउ डू यू इंटरप्रेट. इसका मीनिंग ये हुआ देर इज़ 99% प्रोबेबिलिटी दैट योर लॉसेस विल बी लेस देन 5,000. ओके, एंड इसका देर इज़ अ 1% प्रोबेबिलिटी दैट योर लॉसेस वुड बी ईदर 5,000 और मोर. तो जब हम वार कैलकुलेट करते हैं सपोज 99%, तो इसको दो तरह से इंटरप्रेट किया जाता है दैट देर इज अ 99% प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एनी गिवन डे योर लॉसेस वुड बी लेस देन 5,000, बट देर इज अ 1% प्रोबेबिलिटी दैट योर लॉसेस कुड बी 5,000 और मोर. तो उस केस में अगर ये 63, 42, 560 रखा हुआ है और वो जो अमाउंट वहाँ पे है तो प्रोबेबिलिटी 1% की तो है ना कि लॉसेस उससे ज़्यादा भी हो सकता है. तो ये पैसे तुम्हारे बफर के तौर पे काम आ जाएंगे. इफ़ यूर एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि तो सबसे पहले तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा बिकॉज विदाउट दैट यू कैन नॉट. बिकॉज जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन किसी स्टॉक का या एसेट का होगा काइंड ऑफ द वार वुड बी, द रिस्क वुड बी हायर naturally. Okay, and value at risk would also be higher for that matter. You can use your सोचो बेसिकली वार क्या है, योर डेविएशन. तो जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा किसी स्टॉक का उतना ज़्यादा वार भी होगा उसका, ओबियस सी बात है. तो एक बात और मैं कहना चाह रही थी कि ये जो तुम्हारा डेटा दिया हुआ है उन्होंने, ओके, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो डेटा दिया हुआ है, दिस डेटा इज़ फॉर 5 days. सो व्हेन यू डू दिस, when you calculate this 8%, I don't know whether you're getting my point or not. When you calculate this 8%, this is basically per day return. Why? तुमने एवरेज किया ना, ये तो प्रोबेबिलिटी थी तो मल्टीप्लाई किया तो पर डे एवरेज रिटर्न, इसे मैंने लिखा है यहाँ पे डेली रिटर्न 8%. और अगर मान लो कि ये डेटा हिस्टोरिकल देते अगर बोलो तो तुम क्या करते, 6, 7, 8, 9, 10 को ऐड करके और डिवाइड बाई 5 करते. और अगर डिवाइड बाई 5 करते तो क्या होता, एवरेज डेली रिटर्न आता. हाँ, दिस पार्ट वॉज अ बिट डिफिकल्ट टू थिंक एक्चुअली कि एवरेज जो निकलेगा. सो बेसिकली वेदर यू टेक आउट एवरेज बाय एडिंग एंड डिवाइडिंग देम बाय 5 इफ इट इज़ हिस्टोरिकल डेटा, और अगर प्रोबेबिलिटी डेटा है तो मल्टीप्लाई करके जब तुम 8% निकाले तो ये वीक का नहीं निकला, ये 5 दिन का नहीं निकला, टोटल नहीं निकला, ये पर डे निकल गया तुम्हारा. और अगर डेली रिटर्न से 8% से तुम डेविएशन निकालोगे तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकली 1.14%, ये भी डेली पर डे स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया. आई एम श्योर गाइज यू नो दैट कि अगर तुम्हें वार एक दिन का निकालना है, पर डे का निकालना है, देन योर स्टैंडर्ड डेविएशन शुड ऑल्सो बी फॉर 1 day. एंड वी डू कन्वर्ट, अगर एनुअल SD दिया हुआ है तो तुम्हें उसको पर डे में कन्वर्ट करना पड़ता है. आई होप यू नो दैट ऑलरेडी बिकॉज दैट इज़ अ
वार काफ़ी कुछ उन्होंने काफ़ी बार अब तो पूछ चुके हैं वार पे क्वेश्चंस. आई एम श्योर यू हैव बीन टॉट, I mean, I have taught in the class in detail. I'm sure, I'm assuming that all the other students who have gone for SFM paper would have been taught for all such. That वार में अगर तुमको एक साल का स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, you can convert it for 1 month or maybe 2 month or 6 month or quarter or per day for that matter. और अगर तुमको उन्होंने पर डे का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है और एनुअल वार निकालने को बोलेंगे तो तुमको उस पर डे की एसडी को तुमको एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट इज अ प्रॉपर टॉपिक दैट वी नीड टू कवर इन द क्लास एंड वी हैव डन दैट. ओके, बट या ये क्लिक करना बच्चे को कि भाई ये जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करने से जो एसडी निकलेगा वो डेली का निकलेगा, इसको वापस से डेली में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो आई कैलकुलेटेड दैट एंड उन्होंने बोला कि 1000 का बैलेंस तुमको मेंटेन करना पड़ेगा. तो दैट अमाउंट हैज़ टू बी रिमूव्ड. ओके, दैट मीन्स this is the amount for 4 days, guys. This is the amount for 4 days. 11 crore rupees, okay, on a Monday morning, and they want कि मतलब यही पैसा पूरे 4 दिन में यूज़ होना है. एवरी वीक वो पोजीशन क्रिएट करता है और उस 4 दिन में इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा लूज़ नहीं कर सकता वो. ओके, तो मैक्सिमम लॉस फॉर 4 डेज इतना, तो लॉस फॉर 1 डे, सो डिवाइड बाई √/4, तो ये पैसे आ जाते हैं तुम्हारे. एंड देन यू सॉल्व. And similarly, you can solve for Y also. So they are saying maximum position जिसमें बना सकते हैं वो स्टॉक लेंगे. तो if you compare X and Y, you are able to create a higher position for X, और ये तुम ले लोगे. तो मैंने जैसे तुमको बोला कि वार 99% निकाला है, तो जो पैसे FD को ब्रेक करके आए ना, that money can be used if at all your losses are greater than this on a particular day. Okay, तो अच्छा तो है, बहुत अच्छी बात है. तो we will not consider that amount. I'm assuming again this question was complete repeat, but yeah, some data was definitely I don't know whether वो ध्यान में बच्चे के आया कि नहीं आया. I can't question on that कि whether you could do that or not. Again, this variety of questions again they have asked also quite a few times, and ये इस तरह के questions मैं तब से कराती आ रही हूँ क्लास के अंदर में जब ये उन्होंने पूछना भी शुरू नहीं किया. और कम से कम we do almost like 7-8-10 questions in the class of linear fall. तो यहाँ पे एक ही चीज़ का बच्चों को चैलेंज आया होगा, और वो कि 6 को तुम्हें D0 लेना है कि D1 लेना है. D1 ही लेना पड़ेगा. इफ़ यू ट्राई टू सी, मैंने एक डायग्राम बना रखा है. तो बेसिकली दे से दैट एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग परचेजिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड हुज करंट मार्केट प्राइस इज 172.45. The company is proposing a dividend of ₹6 for the year ending 31st March 2024. Alpha Limited is expected, देखो 31st March 2024 एंडिंग लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 6 को अपने को ट्रीट करना पड़ेगा. व्हाट? D1 ही ट्रीट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स. ओके, और फिर बोला 4 years तक 20% रहेगा. सो 1, 2, 3 and 4, एंड देन विल स्टार्ट फॉलिंग बाई 100 BPS, दैट इज़ 1%. तो 6th ईयर में 19 और 7th ईयर में तुम्हारे हो जाएगा 18. समय क्या पूछा है? टू कैलकुलेट द स्टेबल ग्रोथ रेट ऑफ अल्फा लिमिटेड आफ्टर द एंड ऑफ द 7 years. ओके, तो 7th ईयर ये वाला है तुम्हारा, मुझे कलर अलग लेना चाहिए. ये तुम्हारा 7th ईयर है. तो ये सी बात है, आफ्टर 7th ईयर दैट मीन्स कंपनी विल स्टेबलाइज फ्रॉम 8th ईयर. तो ये तुम्हारा 8th ईयर है. तो योर आंसर वुड बी 17%, ये वाली चीज़. देन दे से टू एडवाइज वेदर इट्स वर्थ टू परचेज अ शेयर एट दिस प्राइस, द इन्वेस्टर हैज़ अ स्टेबल टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 15% पर एनम. सो ओबियसली गाइज विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक. तो स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करिए, और स्टॉक की वैल्यू आती है 225. ओके, तो व्हेन वी आर लाइक व्हेन द ग्रोथ इज़ लाइक, इफ़ यू सी, समय क्या बोला उन्होंने? टू एडवाइज वेदर इट इज़ वर्थ टू परचेज अ शेयर एट दिस प्राइस इफ द इन्वेस्टर हैज़ अ स्टेबल टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 15% पर एनम. तो 15% की ग्रोथ चाहिए, बट कंपनी तो उससे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है ना. ओके, एंड क्या लिखा हुआ है? करंट प्राइस 172.45 चल रही है उसकी. ओके, एंड स्टॉक वर्थ कितने का है? 225 वर्थ है. तो ऑब्वियस बात है, द स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड एंड उसको 15% से ज़्यादा ग्रोथ मिल ही रहा है हर हालत में. तो द स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड एंड वर्थ वाइल, एंड दे शुड बाय द स्टॉक. और अगर है तो होल्ड द स्टॉक, दैट मीन्स. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर मूविंग ऑन. ये अगेन क्वेश्चन गाइज हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चन शॉर्टकट में 3-4 स्टेप लेकर के हम लोग ख़त्म कर देते हैं. एंड इफ़ यू रिमेंबर एट ऑल, क्लास में मैंने बोला है कि प्रेजेंटेशन इसकी कैसी भी होनी चाहिए पेपर के अंदर में, क्वेश्चन में, बट देर इज़ अ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी द क्वेश्चन नंबर 3A, द प्रेजेंटेशन इज़ नॉट द वे वी लाइक.
आई ऑल्सो टॉट यू इन द क्लास दैट देर इज समथिंग कॉल्ड फोटोजेनिक मेमोरी, मतलब अपने को सम को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में देखने की आदत होती है. द मोमेंट यू पुट द क्वेश्चन इन दैट फॉर्मेट, योर कंफर्टेबल फोटोजेनिक मेमोरी फॉर्मेट, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है. तो ये क्वेश्चन को मैंने वापस रीराइट किया है, इफ़ यू सी. ओके, एंड वी ऑल ऑफ you know that IF is enjoying an absolute advantage in both the markets and SF is enjoying a comparative advantage in the fixed rate market. I'm sure all the students which have learned from me would definitely be able to understand this. इसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. So ये फ़र्क इसलिए आता है बिकॉज ऑफ द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द टू कंपनीज इन द मार्केट्स. ऑल्सो ये क्वेश्चन में बेसिकली हम आर्बिट्राज कर रहे हैं. क्यों आर्बिट्राज कर रहे हैं? क्योंकि इफ़ SF इज़ बैड बाई 1% इन द फ्लोटिंग मार्केट, इट शुड बी बैड बाई 1% ओनली इन द फिक्स्ड रेट मार्केट. बट बिकॉज ये गैप है, ओके, बिकॉज अगर क्रेडिट रेटिंग SF की बुरी है, ख़राब है, तो दोनों मार्केट में सेम परसेंटेज का डिफरेंशियल होना चाहिए था. बट बिकॉज ये डिफरेंशियल नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ पॉसिबल फॉर बोथ IF एंड SF टू like enter into a swap. That means IF should borrow on behalf of SF and SF should borrow on behalf of IF and exchange with each other. अगर उन्होंने ऐसा किया तो they will be able to save the cost for each other. ओके, दोनों एक दूसरे के लिए कॉस्ट सेव कर पाएंगे. तो स्प्रेड निकाला मैंने, वो तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने क्लास बताया 1% माइनस 0.5%, तो 0.5% का स्प्रेड है. उन्होंने क्लियरली बोला है सम के अंदर में. सिंपल क्वेश्चन है ये वाला भी. IF को 0.2 चाहिए और 0.1% ईच इंटरमीडियरी को दोनों लोगों से चाहिए. तो अगेन 0.20% चला गया इंटरमीडियरी को और बचा हुआ चला गया 0.1% इसको. दैट मीन्स दिस इज़ योर बेनिफिट पार्ट, ये तुम्हारा बेनिफिट है. तो इसकी जो प्रेफरेंस है IF की वो फिक्स्ड है. अपने बच्चों को ये भी पता होता है कि अगर उन्होंने प्रेफरेंस नहीं दी होती है, तो मैंने ये भी क्लास में तुमको पढ़ाया है कि किस तरह से तुम प्रेफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो. तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेफरेंस इस क्वेश्चन में IF की फिक्स्ड होनी चाहिए. दैट मीन्स IF को फिक्स्ड में बोरो करना था. वैसे वो बोरो करेगा फ्लोटिंग में BPLR प्लस 0.5%, बट खुद के लिए नहीं, SF के लिए. SF की प्रेफरेंस फ्लोटिंग है, बट वो बोरो करेगा 3.5 पे, खुद के लिए नहीं, सामने वाले के लिए, एंड फिर स्वैप करेंगे ये लोग. तो अगर तुमको इफेक्टिव कॉस्ट निकालना है, तो जो तुम्हारी प्रेफरेंस है, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड, अगर तुम खुद से करते तो किस रेट पे करते, अगर स्वैप नहीं होता तो किस रेट पे करते, 3 पे, एंड 3 माइनस 0.2% विल बी योर इफेक्टिव कॉस्ट. देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. सिमिलरली दिस आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल. इफ़ यू वांट दैट देन यू विल हैव टू अटेंड द लेक्चर्स ओनली, और यार तुमने अटेंड ऑलरेडी करा हुआ है तो यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा B3 का B, इफ़ यू रिमेंबर एट ऑल गाइज, जब मैं फ्यूचर्स पढ़ाना शुरू करती हूँ ना, तो इसी तरीके से पढ़ाती हूँ मैं. तुमको याद है मैंने बोला कि सपोज करो कि एक फार्मर है. ओके, इफ़ यू रिमेंबर, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं तुमको समझा रही, ये क्वेश्चन वैसे भी पुराना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है वैसे तो, बट मैं तुमको अगर याद करो मैंने क्या समझाया कि दो मार्केट है, एक स्पॉट मार्केट है और एक तुम्हारा फ्यूचर्स का मार्केट है, राइट. तो सपोज करो कि एक फार्मर है, यहाँ पे 0 पे खड़े हैं, और 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, दैट मैच्योरिटी कैन बी एनीथिंग फॉर दैट मैटर, और ये 0 है और ये 1 ईयर. तो सपोज करो कि यहाँ पे वीट की प्राइस चल रही है ₹50 पर kg, वीट स्पॉट मार्केट में. ओके, एंड इसको 1 साल के बाद सेल करना है, तो किस चीज़ का डर लगेगा, रेट गिर नहीं जाए. तो व्हाट विल ही डू, ही विल सेल 1 ईयर फ्यूचर्स हियर. तो सपोज फ्यूचर्स आर कोटेड हियर एट ₹55 पर kg. इसका ये मीनिंग होता है 55 का, दैट पॉसिबली आज ऐसा लग रहा है दैट 1 साल के बाद वीट की प्राइस होगी 55, ऐसा लग रहा है. ओके, तो सपोज करो कि ये बंदे ने फ्यूचर्स 55 पे सेल कर दिया. ओके, और समझो कि यहाँ पे जाके प्राइस फ्यूचर्स की हो जाती है ₹53 पॉसिबल. ओके, और ये भी हो जाता है रुपीज़, सपोज करो कि 53. समझा मैं क्या बोल रही हूँ. तो ही विल सेल द फ्यूचर्स, उसको डर लग रहा है क्या होगी प्राइस वो पता नहीं है, बट इज अफ्रेड दैट अगर वीट की प्राइस गिर गई, ओके, 1 साल के बाद, तो ही विल हैव टू फेस अ लॉस. एंड बिकॉज ऑफ दैट he sells the futures, wheat futures here at the rate of 55. कोटेशंस कुछ भी हो सकते हैं, उसको एडजस्ट करना तुमको आना चाहिए. अगर उसने 55 पे फ्यूचर्स सेल किया है तो बाद में जाके वो बाय करेगा. ओके, तो फ्यूचर 1 साल खत्म हो गया, अब वो फ्यूचर्स को क्या करेगा, स्क्वायर ऑफ करेगा, बाय करेगा. ही विल अर्न ₹2 पर kg. ओके, और यहाँ पे क्या हो गया कि रेट गिरी नहीं, रेट बढ़ गई, पॉसिबल है. तो रेट यहाँ पे 53, ही विल सेल
ही विल सेल द व्हीट इन द स्पॉट मार्केट एट 53 और प्लस वो 2 रुपये फ्यूचर से कमाएगा, तो उसका जो इफेक्टिव इनफ्लो पर केजी होगा वो 55 का होगा। दैट इज़ हाउ वी हैव लर्नड फ्यूचर्स। मैंने स्टार्ट ही समझाना ऐसे किया, ये पूरा सब उसी पे बेस्ड है, करेक्ट। तो देख लेना सोल्यूशन, आई एम श्योर तुमको समझ जाएगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। आई डोंट सी एनी रीज़न कि तुमको नहीं समझेगा ये वाला, बिकॉज 2 क्वेश्चन, एक वीट का और एक राइस का हमने क्लास में किया था। एक सम और है क्या? हाँ, स्वॉप का भी हो गया और ये भी हो गया। अपन आ रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन जुलाई 2021 पेपर, ओल्ड कोर्स के पेपर में। ओके, हल्का सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं, बिल्कुल हल्का फ़र्क है, बट 90% ऑफ द क्वेश्चन इज सेम। जुलाई 2021 का ओल्ड कोर्स का पेपर चेक करो, उसमें तुमको दिख जाएगा ये क्वेश्चन। सो बेसिकली इसमें बच्चों को डाउट ये था कि 8 ईयर और 7 ईयर्स। ऑफ कोर्स 7 ईयर्स गाइज। एन इन्वेस्टर इन द बिगिनिंग ऑफ 2022 हैज़ परचेज्ड सब्सटैंशियल नंबर ऑफ 8 ईयर 7.5% 1000 बॉन्ड with 5% premium on maturity at a required YTM of 8.50%. However, due to continuing war in Europe, the inflation is running very high in the economies of the countries. The yield on the bonds is decreasing. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फर्दर लॉस एंड डिसाइड टू सेल द बॉन्ड्स इन 2023। तो इस बंदे ने 2022 में बॉन्ड बाय किया था, ओके, और 23 में सेल करना चाहता है। जब बाय किया तब 8 ईयर्स की मेच्योरिटी कोट कर रहे थे, तो अभी 7 ईयर्स ही बचा ना तुम्हारा। तो मैंने देखो कैश फ्लो के पैटर्न बनाए यहाँ पे, तो 25 25 75 एंड लास्ट ईयर में 1050, दैट 5% प्रीमियम प्लस 75 का मैंने यहाँ पे लिया है, और पीवी 8.5% पे किया, तो प्राइस तुम्हारी आती है 977 की, और फिर ड्यूरेशन निकाला है। आई थिंक आई शुड नॉट बी टीचिंग व्हाट हाउ टू कैलकुलेट ड्यूरेशन। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि नाउ ही वांट्स टू सेल द बॉन्ड, एंड जो बाय करने वाला बंदा वो बोलता है मैं 797.50 से ज़्यादा पे नहीं कर सकता। तो विल इट बी राइट डिसीजन फॉर द न्यू इन्वेस्टर इफ़ ही इज़ लुकिंग फॉर रिक्वायर्ड यील्ड YTM as 12%? मैंने लेंदी मेथड नहीं किया, आई वेंट विद द शॉर्टकट मेथड, अप्रॉक्सीमेशन मेथड। स्टिल 1050 इज समथिंग ही विल रिसीव आफ्टर 7 ईयर्स, राइट। अगर बाय करता है बॉन्ड को, और 75 हर साल आएगा, तो 12% का YTM मिलेगा। सो ही शुड डेफिनेटली बाय द बॉन्ड्स। दिस क्वेश्चन अगेन इज लाइक, और ये वाला जो क्वेश्चन है बी, क्वेश्चन का 4B जो है, ये भी क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया है, और मैंने जब रिव्यू लिया मई 23 का पेपर का, तब मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन ओरिजिनली मैंने क्लास में कराया था, सो यू आर तुमको बाहर जाके पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ओके, एंड वन ऑप्शन इज़ इन द स्टॉक्स एंड वन ऑप्शन इज़ इन द रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ इन अनदर कंट्री। 2 कंट्रीज़ का नाम था, मुझे नाम याद नहीं है इतना, और दोनों में आंसर सेम आता है। तो वहाँ पे कंक्लूजन ये था दैट इफ वी आर अर्निंग द सेम रिटर्न फ्रॉम बोथ द मार्केट्स, वन इज अ स्टॉक मार्केट, वन इज रिस्क फ्री, ओबियसली वी शुड इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री बिकॉज देर इज नो रिस्क एट ऑल, ओके। तो आई डिड नॉट नो बिफोर सॉल्विंग केस में, और मैंने वहाँ भी रिव्यू में बोला था तुमको जब मैं रिव्यू ली थी पेपर का, कि विदाउट सॉल्विंग मैं कह नहीं सकती कि इसमें भी वही है क्या, बट एक्चुअली सॉल्व करने से गाइज सेम आया, बोथ गेव मी द सेम रिटर्न, ओके। 7.80% आया, और यूरोप का भी तुमको 7.80% ही आएगा अगर करोगे तो अगेन वी वुड, देखो लिखा है यहाँ पे, वी वुड रेकमेंड टू इन्वेस्ट इन यूरोप एज अ सिक्योरिटीज आर RF। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी रिपीट क्वेश्चन, और क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 गाइज, okay. This question was again asked in the paper actually of November 20। इस क्वेश्चन में लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां करी है, मैंने कुछ रेक्टिफिकेशन करे हैं पेपर के अंदर में। इफ़ यू सी हियर, डेट्स में उन्होंने कुछ गड़बड़ करी है, तो मैंने डेट्स को ठीक किया है, बट मैंने डेट्स पे ध्यान भी नहीं दिया, और पूरा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर गई मैं। बैक कैलकुलेशन का सम है, कितनी बार ये तो सम की कैटेगरी ऐसी है जो मैंने बच्चों को पहले क्लास में तुमको बोला भी था कि ये क्वेश्चन प्लीज़ करके जाओ, बिकॉज इस कैटेगरी पे दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी इन म्यूचुअल फंड्स। सो दे फर्स्ट आस्क्ड वेरी सिंपल क्वेश्चंस ऑन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइक रिटर्न निकालो, और फिर जब बहुत बार पूछ लिया तो फिर उन्होंने बैक कैलकुलेशन का सम शुरू किया पूछना। तो मेरे हिसाब से डेट्स ये होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन November 20। जो क्वेश्चन November 20 में सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा था, उसके हिसाब से मैंने डेट्स को रेक्टिफाई किया है, तो वो तुम चेक कर लेना। डेट्स में उन्होंने गड़बड़ी करी, आई टेल यू वाई। 31/12/2022 के बाद 31/3/2022 नहीं आ सकता, ये गलत है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 2020 में आया था उसके हिसाब से ये 21 होना चाहिए, और ये डेट्स होनी चाहिए बेसिकली। आई थिंक देयर इज़ ये गलत है वहाँ पे, बट स्टिल मेरा ध्यान भी नहीं गया, वो तो बाद में किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम इसमें डेट्स में दे, कमेंट बॉक्स में डाला, तब मेरा ध्यान गया कि ओके, तो दैट वे तो क्वेश्चन सॉल्व लेकिन मैंने कर लिया था। तो आई शो द सोल्यूशन अगेन, आई हैव सॉल्व द सोल्यूशन हियर।
ओके, सो इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस द क्वेश्चन अगेन, लाइक आई कैन डिस्कस अ पार्ट ऑफ इट. तो सम मैंने डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान का देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है. तो एवरेज प्रॉफिट 121,824 उन्होंने दिया हुआ है. टोटल गेन इन 5 ईयर्स. ओके, ये पूरा 5 साल का हिसाब बनेगा. तो मैंने क्या किया, 121,824 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इन्वेस्टमेंट 1080 दे रखा है. तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोजिंग वैल्यू वुड बी द टोटल गेन एंड प्लस द इन्वेस्टमेंट. तो यू गेट दिस. नाउ व्हाट इज़ द NAV ऑन द लास्ट डे? द NAV इज़ बेसिकली 80. तो मुझे ये पता चला कि क्लोजिंग यूनिट्स ये थे. ओके, नाउ इफ़ यू सी दिस क्वेश्चन हियर, तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि ऑन 31st, आई मीन डेट मुझे उनके हिसाब से देना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं थी मेरे पास में. तो लेट ओपनिंग यूनिट्स बी X. ओके, तो यहाँ पे मैंने 1.50 निकाला डिविडेंड का, और क्लोजिंग यूनिट्स ऑन 30 जो प्रीवियस डेट है, तो क्लोजिंग वो जो तुम्हारे यूनिट्स हैं, ये क्लोजिंग यूनिट्स है ना तुम्हारे ये वाले, तो ओपनिंग प्लस ये ओपनिंग प्लस 1.50 डिविडेंड मल्टीप्लाइड विद दोज ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय 75 किया. इट शुड बी इक्वल टू. इसी तरह से सॉल्व करते चले जाओगे. मैंने पूरी डिटेल में सोल्यूशन बनाया है, तुम देख सकते हो. रादर मैं तुमको ये बोलूँगी कि पहले जाके नवंबर 20 वाला क्वेश्चन सॉल्व करो अगर तुम्हें नहीं आता है तो, और उसके बाद फिर भी अगर तुमको ये समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, तो मेरे को तुम कमेंट बॉक्स में डालो. मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के ऊपर मैं एक वीडियो डेफिनेटली डाल सकती हूँ, और मैं तुमको सॉल्व करके पॉइंट बाई पॉइंट दिखाऊंगी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, बट सिंस आई हैव टू डिस्कस द होल थिंग, द वीडियो इज ऑलरेडी गेटिंग वेरी लेंथी and the students will say कि okay this is getting now boring. Tell me if you want a detailed solution कि मुझे step wise तुमको दिखाना है तो तुम कर सकते हो. ये question में मुझसे भी गलती हुई. Okay, this question I also like committed a mistake while doing because the question यहाँ पे एक ही catch था question में और कुछ भी नहीं, और वो catch था 5A के बारे में बात हो गई, 5B के बारे में बात करना है ना मुझे. 5B नीचे में है बिकॉज मुझसे गलती हुई बार सॉल्व करने में, तो मैंने एक बार के लिए छोड़ दिया. ओके, सो द मतलब बहुत मुश्किल है ये चीज़ क्लिक करना. इसी क्वेश्चन के बारे में आई वाज सेइंग दैट दिस इज अ ब्रांड न्यू क्वेश्चन. द ओनली मिस्टेक विच वुड हैपन इज दैट इफ़ यू यूज़ 0.0714, ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा. तुमको 7.14 यूज़ करना पड़ेगा और 7.75 यूज़ करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. एंड देयर आर 2 अननोन फिगर्स हियर. यहाँ पे अगर देखोगे देयर आर 2 अननोन फिगर्स, वन इज़ RF एंड वन इज़ बीटा बेसिकली. ओके, तो अगर 2 अननोन फिगर है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन काइंड ऑफ टर्म में ला करके इक्वेट करके आंसर निकालना पड़ेगा. बट देन व्हेन आई ट्राइड विथ 0.0714 मुझसे सॉल्व नहीं हुआ ये क्वेश्चन. मैं बहुत सोचती रही कि कैसे. सो दिस क्वेश्चन वाज रियली डिफिकल्ट एंड इट इज़ अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी दैट वो बच्चा कोई भी होगा वो एग्जाम हॉल के अंदर में सोच पाएगा इस तरह से. इट इज़ रियली डिफिकल्ट. तो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई, दूसरी इक्वेशन इक्वेट किया और इक्वेट करके सॉल्व हो गया क्वेश्चन. RF भी आ गया. और SML सिक्योरिटी मार्केट लाइन में तुमको सिर्फ वो डायग्राम, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर दिस और नॉट, दिस इज़ योर SML. तो SML का स्लोप होता है RM माइनस RF, या फिर उसको तुम रिस्क प्रीमियम भी बोलते हो. दिस इज़ योर बीटा एंड दिस इज़ योर RE. ओके, दिस इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी मार्केट लाइन एंड दिस इज़ योर RF. तो इक्वेशन बनती है तुम्हारी RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा. So they asked you to give the equation for security market line. Okay, एक क्वेश्चन यहाँ पे जो रह गया हमारे डिस्कशन का वो था 5B. तो 5B में, या 5B तो मैंने डिस्कस कर दिया ना. अभी नाउ 6A आई थिंक. गिव मी अ सेकेंड. मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 6A क्वेश्चन बच्चे मेरे सारे कर पाए होंगे. मैं अज्यूम ये कर रही हूँ बिकॉज हमने मर्जर में बहुत ज़्यादा कराती हूँ क्वेश्चन. 50-60 क्वेश्चन वी डू इन द क्लास ओनली. सो दे से दैट कि a listed company is enjoying a price earning ratio of 15 on earnings. Okay, the total number of outstanding shares are 2 lakh. P ratio दिया, EPS दिया, number of shares दिया हुआ है. निकालना क्या था तुमको पता है यहाँ पे, ये तुमको निकालना था यहाँ पे. तो EPS ऑफ SPL, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जहाँ पे इसकी EPS बोल रही है, बोला उन्होंने निकालने के लिए. सो अगर उन्होंने बोला है कि पोस्ट मर्जर EPS दिया, यू कैन ऑलवेज सॉल्व दिस फॉर लाइक बैक कैलकुलेशन करके ना. तो एंड इफ़ यू वांट मार्केट प्राइस ऑफ ओनली SPL बिफोर मर्जर, तो ये आती है आफ्टर मर्जर कंबाइंड एंटिटी का, ये हो गया. तो अगेन अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ तुम्हारा कॉन्सेप्ट्स रहेगा, तो दिस क्वेश्चन वाज अ डूएबल क्वेश्चन. एंड मैंने अपने बच्चों से पूछा, दिस ऑल सेड दैट कि मैम वी हैव डन दिस क्वेश्चन बिकॉज इतने क्वेश्चंस मर्जर के 50, आई मीन नॉट, पीपल गेट इरिटेटेड विथ मी कि आप इतने क्वेश्चंस क्यों कराते जा रहे हो. अगेन क्वेश्चन नंबर 6B में थोड़ी सी मिस्टेक थी बिकॉज उनको लिखना चाहिए था दैट कैलकुलेट द वेट ऑफ द ईच स्टॉक.
वो बराबर था, रुको मैं वो दिखाती हूँ, हाँ 6B में कि ये वेट निकाल दिया मैंने सारा, देख लेना सोल्यूशन। अगेन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दिनों से नहीं पूछा था, हर बैच में क्वेश्चन मैंने कराया। और एंड ऑन दैट बेसिस तुमको ये पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज ये दिस इज ऑफ लाइक तुम्हारा जो कॉर्नर पोर्टफोलियोज का जो कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा, कि सपोज करो कि इफ़ यू हैव, ये मैंने एक वीडियो इसका मेरे यूट्यूब चैनल पे कई साल पहले डाली हूँ मैं, कि इफ़ यू हैव, ये तुम्हारा एफिशिएंट फ्रंटियर है सपोज करो, इसको बोलते हैं कॉर्नर पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट। ओके, सो व्हाट मिस्टर ब्लैक ने, ब्लैक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर तुम ये ऐसे करते हो, सो मिनिमम वरायंस पोर्टफोलियो, तो वो बोलते हैं कि इफ़ यू नो द वेट्स, any portfolio which lies on this curve is a minimum is the best portfolio basically। तो ये पोर्टफोलियो यहाँ पे सपोज वो भी मिनिमम वरायंस है, यहाँ पे वो भी मिनिमम वरायंस है। तो सपोज अगर तुमको इसका वेट और इसका वेट पता है, तो एक तीसरा पोर्टफोलियो अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ तो इसका वेट हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेट्स ऑफ दिस एंड दिस, बिकॉज ऑल थ्री पोर्टफोलियोज लाई ऑन द सेम लाइन। सो गो एंड चेक आउट ऑन दैट वीडियो, मैंने डिटेल में तुमको समझाया ये कॉन्सेप्ट। सो गाइज द गलत क्या था, उनको क्या लिखना चाहिए था, कैलकुलेट द अमाउंट एलोकेटेड टू वाई एंड जेड इफ हाफ ऑफ द फंड्स आर एलोकेटेड टू एक्स। उनको बी और सी नहीं लिख करके दे शुड हैव रिटन calculate the amount allocated to y and z if the half of the funds, and it is the same question that they have asked. This is what is a solution is actually, and this is over actually। तो I would not, मैं तो अगर अभी बोलूँगी पेपर इजी है तो सब वैसे हो जाते कि मैम बोल रही है 15 साल का एक्सपीरियंस है, खुद तो 15 साल से पढ़ा रही है तो अपने हिसाब से बात कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं बोल रही मैं। अगर मैं 15 साल से पढ़ा रही हूँ और मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया है तो रिव्यू भी मैं बच्चों के हिसाब से दूंगी। तुम ये फाइनल के लेवल पे हो, हम बच्चे नहीं हैं छोटे कि तुम बेसिक्स के कट पेस्ट में से 100 आवर्स पढ़ करके। एंड मैं हमेशा मैंने मेंटेन किया, अगर कोई बच्चा रैपिड का ऑर्डर, फास्ट ट्रैक का ऑर्डर करता है और पहले कभी नहीं पढ़ा एसएफएम, मैं अपनी तरह से पूरी तरह डिस्करेज करती हूँ दैट यू फर्स्ट टाइम तुमको रेगुलर ही पढ़ना चाहिए। देयर इज़ अ रीज़न वाई रेगुलर बैचेज आर डन। फिर तो सारे बच्चे फास्ट ट्रैक पढ़ के पास कर जाते हैं ना। जो कंटेंट तुमको पढ़ना है वो कंटेंट पढ़ के जाना ही है। और तुम सोचोगे वो 4 महीने में, वो 3 महीने में नहीं हो पाएगा। जब तुम्हारी क्लासेस शुरू होती हैं एसएफएम की, उसी वक्त तुमको पढ़ना पड़ेगा, उसी वक्त तुमको उसी समय से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे 2-2 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, एंड यू विल बी एबल टू डू इट प्रॉपरली। कांट, वी कैन नॉट, कितना भी तुमको काम रहे। और तुमको एक बात और अच्छी बात बताती हूँ, अगर देखो आज तो कितनी सारी फैसिलिटीज़ तुमको अवेलेबल है। मैं यूट्यूब पे आके तुम्हारे से पेपर्स डिस्कस कर रही हूँ। आई मीन कुछ साल पहले तक, प्री कोविड तक तो बच्चा यूट्यूब जानता भी नहीं था ना। मैं नहीं बोल रही तुमको ज़्यादा तुम सिचुएशन में अच्छे हो, वो लोगों को तो प्रॉब्लम थी, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। मेरे पूरे घर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरी फैमिली है। आई मीन द काइंड ऑफ कमेंट्स आई हैव गॉटन इन May 2023 के रिव्यू के पेपर में, इट्स लाइक फनी। वाई? मैं बचपन से मैंने वही देखा है। आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी बैकग्राउंड। मेरे पूरे घर में, आई मीन दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट। आज के दिन मेरे घर में 60 ईयर्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। उस समय पे गैप्स भी नहीं होते थे। एंड लेट मी टेल यू, 10 ईयर्स बैक, इसको 15 साल पहले माफा बोलते थे इस पेपर को। बच्चा क्लास में पढ़ता था 3 साल पहले, उसके बाद उसकी शक्ल भी देखने को नहीं मिलती थी, बिकॉज देयर वाज नो यूट्यूब, नो रिकॉर्डिंग, नथिंग। ओनली थिंग दैट स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम इनटू द क्लास इज फॉर डाउट्स। जो नोट्स लिख गए ना, तो हमारी भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। अगर बच्चा कुछ चाहे भी देखना दोबारा तो नहीं देख सकता। अभी तो लाइफ के बैच में बच्चे बैठते हैं, सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं, यू कैन कम एंड रिवाइज, वी गिव फ्री, हम बैकअप्स भी देते हैं, यूट्यूब पे भी डालते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग दैट, ऑफ कोर्स समय के साथ सबको गेन होता है टेक्नोलॉजी का, बट उस गेन को तुम और यूज, एंड पेपर्स ईजी हो गया रिलेटिवली। माफा का पेपर जो था 15 साल पहले, बिलीव मी, अगर आज भी मैं तुमको एक माफा का पेपर दे दूं ना 15 ईयर्स पहले वाला, तो तुम क्रैक नहीं कर पाओगे उस पेपर को। वो इतना मुश्किल पेपर आया करता था। एंड पीपल यूज्ड टू ड्रेड दिस पेपर, इधर यू कॉल इट
माफा, यू कॉल इट SFM, ओल्ड SFM, न्यू SFM, यू कॉल इट AFM, कुछ भी बोलो। ये तो लास्ट 2-3 साल से पेपर का जो लेवल है वो इतना नीचे हो गया कि बेसिक्स में ही पूरा पेपर खत्म हो जाता है। मैं जो क्लास में पढ़ाती हूँ वो बेसिक्स में से ही पेपर खत्म हो जाता है, आगे तो पेपर जाता ही नहीं है। तो आई ऑलवेज न्यू दैट पेपर टफ आएगा, और ये बात तुमको वही बता पाएगा जो एक सीजन्ड टीचर 10, 15, 20 साल से मार्केट में एग्जिस्ट करता है। बिकॉज वी हैव सीन 30-35 टर्म्स, वी हैव सीन द होल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लास्ट 2-3 साल के बेसिस पे यू कैन नॉट से पेपर इज ईजी और पेपर इज डिफिकल्ट। यू विल हैव टू सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पेपर. There is only one paper in finance in your CA curriculum, and all the chartered accountants are the best eligible people to work in the finance field. Why shouldn't they ask a tough paper? How will you get prepared? They are any which ways competing with a lot of kind of international courses like CFA and FRM and ACCA and so many courses for that matter. They will have to make it competitive, they will have to make it tough, but still मैक्सिमम क्वेश्चंस वेर ऑलरेडी आस्क्ड बाय देम. व्हाई आर यू फोकसिंग कि उन्होंने ये गलत दे दिया, वो गलत दे दिया? तुम अपने पे फोकस करो. हम लोग अपने पे फोकस करते हैं, अपने पे अपन ध्यान देते हैं, अपनी मेहनत बढ़ाते हैं, और मेहनत से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम जीत नहीं सकते. अपन दूसरों को नहीं बोल सकते वो खराब है, वो खराब है, वो भी खराब है, इंस्टीट्यूट खराब है, पेपर खराब है, टीचर खराब है, अर्चना खेतान खराब है, सब खराब है. ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसे नहीं कर सकते. गलत तरीका है सोचने का. और अनुभव है मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर में जितने भी टीचर्स हैं उनमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर्स हूँ मैं. तो उतना रिस्पेक्ट करो प्लीज़, और मेरी बातों को तुम उतना ट्रस्ट कर सकते हो. मैं बिना सोचे समझे एक भी लाइन नहीं बोलती. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. इफ़ यू नीड हेल्प ऑन एनी कॉन्सेप्ट, on any material, any content, any question for that matter, any chapter, let me know. I will give you on the YouTube. Don't worry. Thank you so much. All the best.